आज घर जाके किसी ने एक्सपेरिमेंट किया? कुछ किया? नमक पानी कुछ घोल के देखा? क्या आयतन बढ़ता है उसका? आयतन उतना ही रहता है। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि परमाणु कैसे होते हैं और परमाणु का प्रकार कैसा होता है। किस चीज को हम लोग परमाणु कहते हैं? किसको परिभाषा याद है परमाणु की? परमाणु की परिभाषा किसको याद हो गई? हाँ, बोर्ड पढ़ो पढ़ो। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण हाँ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम परमाणु कहते हैं। बिल्कुल सही, कि किसी भी पदार्थ का, अब पदार्थ वो चौक भी हो सकती है, ये बालू भी हो सकता है, ये पानी भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको बारीक पीस लूं, बिल्कुल बारीक पीस लूं, जैसे कि ये बालू है, ये जैसे कि ये बालू, तो उसका जो ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये परमाणु नहीं है। परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। अणु भी दिखाई नहीं देते और न परमाणु दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। अगर परमाणु ना हो तो दुनिया का कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर हम इस चौक को पीस दें और इस मिट्टी को भी ले ले, तो क्या दोनों के अणु सेम होंगे? क्या ये दोनों के परमाणु एक जैसे होंगे? इसका मतलब कि हर पदार्थ अलग तरह के परमाणुओं से बनता है। जैसे ये चौक है, तो चौक के परमाणु कैल्शियम कार्बोनेट से बनेंगे, और जो ये मिट्टी है, सैंड है, तो ये सिलिका से बनेंगे। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उतने ही प्रकार के परमाणु भी हैं। समझे कि नहीं? कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं उतनी ही प्रकार के परमाणु भी होते हैं। मतलब हर पदार्थ अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। मिलकर बना है, और परमाणु ही ऐसा छोटा हिस्सा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु से बड़ा क्या होता है? एक या एक से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है। अणु कब बनता है? जब एक या एक से अधिक। मतलब एक अकेला तो बनेगा नहीं परमाणु, वैसे भी मतलब 2, 3, 4 परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तब वो अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। आप लोगों ने किसी अणु या परमाणु का नाम सुना है? नाम बताओ, किसी भी अणु या परमाणु का नाम बताओ। नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या परमाणु की तो है, गैसेस हैं। अब अगर मैं ये लिखती हूँ, ये क्या है? H2, और वैसे इसका नाम यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा है? मैंने खाली H क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके अंदर ये एक हाइड्रोजन का अणु है, इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। नहीं आया समझ? मैं केवल अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो मैं H लिखूंगी। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जब अकेला H लिखेंगे तो ये एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक
परमाणु। अब ये दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से मिल गया तो इसने H2 बनाया और इस H2 को कहते हैं अणु। 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, ये अलग अलग गैसेस में अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ऑक्सीजन में भी O2 बोला जाता है, हैं? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वेरी गुड, CO2, C2O नहीं, CO2। CO2 से क्या पता चल रहा है? ये आपने आज नया नाम सीखा, CO2। अब पहले बात तो जब मैंने ये शब्द लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि ये अणु है कि परमाणु है। बताओ क्या है? अणु है। क्यों है अणु? क्योंकि एक से अधिक, खाली C भी नहीं है, खाली O भी नहीं है। तो मैंने अणु की परिभाषा क्या लिखी थी कि 2 या 2 से अधिक। तो ये 2 से अधिक है ना। एक अकेला अगर C होता तो क्या होता? पढ़ो, कार्बन। अगर अकेला C होता तो अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है? देखो, एक कार्बन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन के, यहाँ 2 लिखा है ना, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, 1C 1O एंड 1O, ये मिलके बनाते हैं CO2। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। क्या है ये? एक अणु, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका नाम भी हम बताते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है और ये क्या है? कितने परमाणुओं से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी? 1 2 3। 3 परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अच्छा, इसका नाम जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए रखा है क्योंकि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो पहले तो कार्बन बोल दिया, कार्बन डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हर किसी के अणुओं के नाम हमको उसके फॉर्मूला से, उसके सूत्र से पता चल जाते हैं और ये भी पता चलता है कि वो अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब अगर मैंने आपको बताया था जब कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें कार्बन के परमाणु हिस्सा लेंगे, अणु नहीं। अणु हिस्सा नहीं लेते हैं, उसके परमाणु हिस्सा लेते हैं। और जब कोई परमाणु मिलके अणु बनाते हैं तो उसके जो गुण होते हैं वो उससे बिल्कुल अलग तरह के हो जाते हैं। जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कोई गुण है? ये तो बिल्कुल उल्टा ही है, ये तो प्रदूषण फैलाती है। वो तो ऑक्सीजन क्या करती है? वो तो शुद्ध करती है। अच्छा, इसीलिए मैंने बोला ना जब अणु बनता है तो उसके गुण जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों ही गुण हो, उसमें नए गुण आ जाते हैं जब भी कोई अणु बनता है। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, अणु और परमाणु का। आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा, H2O। क्या है ये? नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो दिख रहा है, ये किसका नाम है? ये क्या दिख रहा है इसमें? ये क्या है? जल, पानी। पानी को हम क्या कहते हैं? H2O। ये हमारे संसार में सबसे अधिक, मालूम है ना? पूरी धरती पे कितने हिस्से पानी है? 3/4। 3/4 हिस्से पानी और 1/4 हिस्सा जमीन है। तो इतना सारा पानी, जब इतना सारा पानी हमारी पृथ्वी पर है तो सोचो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हुई, क्योंकि H2O ही तो सबसे ज्यादा है जमीन पर। अब हम ये देखेंगे कि H2O किस किस से मिलकर बना है, किससे बना है। अब इसको तोड़,
अब इस फॉर्मूले को हम लोग पहले तोड़ेंगे। पहले तो ये सोचेंगे कि इसमें क्या क्या है। इसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2। मतलब 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इन सब ने क्या किया? वाटर का एक मॉलिक्यूल, पानी का एक अणु क्या बना? अब हमको ये पानी जो हम सब लोग देख रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस होती है कि दोनों मतलब उससे मिलके बना है, तो क्या विश्वास करेंगे कि ये तो पानी है, इसमें गैस कहाँ है? ये तो पानी दिख रहा है। हमें किसी को कह दो इसमें गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कोई मानेगा? लेकिन हमें तो पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तभी तो ये पानी बना है। तो ये हमको सिद्ध करना है कि जो पानी है, अगर हम इसके अवयवों को अलग अलग कर दें, वही तो सिखाना है मुझे आज कि कैसे करेंगे। अगर मैं कह दूं कि मैं इसमें से हाइड्रोजन अलग कर देती हूँ, ऑक्सीजन अलग कर देती हूँ, तब तो विश्वास आ जाएगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हो जाएगा। इसके लिए बेटा हम लोग क्लासरूम में कर नहीं सकते हैं, इसके लिए एक प्रयोग होता है, वो मैं आप लोगों को अभी पूरा ड्रॉ करके बताऊंगी। पहले आप लोग इससे समझ सकते हैं। ये चित्र सबको दिख रहा है? इसका क्या नाम है? जल वोल्टामीटर। सबको दिखा ये चित्र? दिख रहा है सबको? अच्छा, सब लोगों ने वो भी देखा है बैटरी से जो तारे हम लोग जोड़ते हैं, बल्ब की तारें जो हम लोग जोड़ते हैं, और जो टॉर्च में बैटरी होती है, या जो बड़ी बड़े काले रंग की बैटरियां होती हैं, वो भी देखी है, कार में लगती हैं जो बैटरी, वो सब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़े से बर्तन के अंदर बड़ा सा कांच का बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर हम लोग पानी डालते हैं। क्या डालेंगे? पानी, जल, इसी का ही तो करना है। और इस जल के अंदर थोड़ा सा एसिड, एसिड मतलब तेजाब, अम्ल, क्या डालते हैं? अम्ल। जल प्लस गंधक का अम्ल, कुछ बूंदे डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा पानी होता है, कुछ बूंदे गंधक का अम्ल डाला जाता है, या इसको हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको इंग्लिश में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग 2 तरह के एनोड एंड कैथोड लगाते हैं। एनोड और कैथोड होते हैं, ये 2 पॉइंट्स होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है, मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। और इसके ऊपर ये क्या है? टेस्ट ट्यूब, कांच की नली, कांच की नली। देखो अभी यहां तक है ना पानी दोनों में, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है, पानी हमने यहां तक भर दिया है और इसको कांच की ट्यूब को दोनों पर लगा दिया है। अब इनको, इन एनोड और कैथोड को किससे जोड़ा हुआ है? बैटरी, मतलब बिजली इसके अंदर प्रवाहित करेंगे, करंट, क्या डालेंगे? मतलब बिजली जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट जाना चाहिए, तो वो इससे भी जा सकता है और बैटरी से भी जा सकता है, मतलब ये लैब में भी कर सकते हैं। इसको हम लोग तार जोड़ देंगे, जुड़ गई, और यहां आपने बैटरी से इसको जोड़ दिया। किससे जोड़ा? और इसको ऑन कर दिया, मतलब बैटरी को ऑन कर, ऑन मतलब स्विच ऑन कर दी। अब जब बैटरी ऑन हो गई, कैथोड और एनोड दोनों जुड़ गए, ये प्लस है, ये माइनस है, तब क्या होगा कि ये पानी थोड़ा सा गर्म होगा, होगा कि नहीं? आप लोग गर्म पानी करते हो रॉड से या गीजर से? बिजली के उससे पानी गर्म होता है ना गीजर से, तो उसमें भी तो बत्ती को जब ऑन करते हैं, लाल बत्ती जलती है और पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी पानी गर्म होना शुरू हो गया। पानी गर्म होना शुरू होता है
क्योंकि इसके अंदर गंधक का अम्ल मिला हुआ है। तो ये गंधक का अम्ल क्या करता है कि जो H2O था इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। जैसे पानी उबलता है तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब ये क्या करती है, जो हाइड्रोजन है वो इधर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी और जो ये है हाँ, जितनी ये जगह है ना उससे डबल ऑक्सीजन होगी। समझ रहे हैं? ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, मतलब ये पहले पानी नीचे आता जाएगा, जगह खाली हो जाएगी और इतने हिस्से में ऑक्सीजन और इतने हिस्से में हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी और ये पानी धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा और जब ये पूरे भर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। मतलब जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो ये उसमें सारी तो गैस बन गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इस प्रयोग के द्वारा हम लोग ये सिद्ध करते हैं कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसमें कितना आयतन किसका होता है? हाइड्रोजन आधी है, भले ही उसके परमाणु 2 हैं लेकिन आयतन में वो आधी होती है और ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ये वाला उदाहरण देखो, बुक में भी है आपके, यहां भी देखिए। सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि H2 और ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो आप लोग को हाइड्रोजन के लिए जगह ज्यादा और ऑक्सीजन के लिए जगह कम, मतलब ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है। इससे ये प्रूफ होता है, इससे पता चलता है कि जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। और कोई भी यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कोई एक नाम बताओ, जैसे H2SO4, इनको हम अपने अपने अवयवों में तोड़ सकते हैं लेकिन इनको तोड़ने का एक ढंग होता है। अब जैसे नमक है, नमक का नाम तो सबने सुना है। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, मतलब सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु। लेकिन मैं कह दूं कि अगर मैं इसमें से सोडियम अलग कर दूं, क्लोरीन अलग कर दूं, तो इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। और जो नया यौगिक बनता है उसमें न तो सोडियम के गुण होते हैं और न ही क्लोरीन के गुण होते हैं, अलग नए तरह के गुण आ जाते हैं। अभी आपने पढ़ा था अणु और परमाणु, और इस विघटन को हमने ये जाना कि जल वोल्टामीटर के द्वारा हम पानी के अणु को विघटित कर सकते हैं। इस एपरेटस का क्या नाम है, उपकरण का? जल वोल्टामीटर के द्वारा हम लोग पानी के अणु को विघटित कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अभी मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे चौक को पीसेंगे तो एक ही प्रकार का परमाणु निकलेगा और एक ही प्रकार के परमाणु मिलके किसी की पदार्थ को बनाते हैं। इसी तरह से एक और नई टर्म है तत्व। क्या होता है तत्व? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। हमारे दुनिया में अभी तक जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, पता है कितने तरह के तत्व हैं? मतलब मैंने बोला था ना कि जितनी तरह के पदार्थ हैं दुनिया में उतने ही तरह के परमाणु हैं। कितने तरह के परमाणु हैं हम लोग के पास पता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर ऐसे गिनने लग जाएं, सोना, चांदी, आयरन, कॉपर, तो कितने निकलेंगे? कितने? बहुत सारे तो, लेकिन कितने? 108। 108 प्योर एलिमेंट्स हम लोगों के अर्थ पर हैं, जो वैज्ञानिकों ने इनका नाम रखा है, अलग अलग नाम रखा है। उन सबकी संरचना, जैसे मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H, अगर हीलियम, अगर ऑक्सीजन
नाइट्रोजन, सल्फर, एल्युमिनियम, तेल। ये इतने, जैसे मैंने 6 नाम लिखे हैं, ऐसे 108 नाम हैं जिससे पूरी दुनिया बनी है, जिससे पूरी दुनिया के पदार्थ बने हैं। अगर मैं बोलूं कि ये शुद्ध चीज है, जैसे अभी हमने, जैसे ये चूड़ी है, ये किसकी बनी है? सोने की। अगर मैं बोलूं ये शुद्ध सोने की बनी है, इसका मतलब कि ये तत्व है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये एक तत्व है, ये सोने से मिलकर बना है। अगर मैं इसके अंदर कह दूं कि मैंने इसमें तांबा मिलाया, पीतल मिलाया, तो क्या ये तत्व रह जाएगा? तब वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मतलब दो चीजें योग हो जाएगा, दो चीजों का जुड़ना हो जाएगा, दो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। अब वाटर क्या है? ये तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक। अच्छा, ये नया नाम है C6H12O6। चीनी खाते हो ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो क्या इसमें तत्व है कि यौगिक है? क्या है ये? यौगिक है, लेकिन ये 3 तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और हम किसी भी यौगिक से उसके तत्व अलग कर सकते हैं, जैसे कि हमने पानी के किए थे, लेकिन उनके गुण जब जुड़ते हैं तो वो बदल जाते हैं। अब चीनी ना तो काली है जबकि कार्बन से बनी है, ना तो इसमें पानी है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। अब इसके अंदर तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसकी शक्ल तो ऐसी है। ना तो इसमें पानी दिख रहा है मुझे, ना इसमें कार्बन काला दिख रहा है, कार्बन तो काला होता है। तो इसका मतलब कि जब वो किसी विशेष परिस्थितियों में और निश्चित मात्रा में हम लोग इनको मिलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है, नया यौगिक बनता है। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे और भी तुमको समझाएंगे कि कितने तरह के यौगिक होते हैं, कितने तरह के तत्व होते हैं, उनको कैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा।